जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के 12 विधायकों ने चुनाव लड़ा था। 4 विधायकों को सफलता मिली, 8 को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से 3, कांग्रेस से 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा से 4, भाकपा माले से 1 और 2 बागी विधायकों ने अपनी ताकत आजमाई थी। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 विधायक कामयाब रहे और ये चारों विधायक पहली बार संसद का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनीष जायसवाल हजारीबाग के विधायक हैं। उनको सिटिंग सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काटकर बीजेपी ने चुनाव लड़ाया और मनीष जायसवाल पहली बार के प्रयास में ही चुनाव जीतने में सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक हैं ढुल्लू महतो, जो धनबाद से 3 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। सांसद पीएन सिंह की जगह, जो 3 बार चुनाव जीत चुके थे, उनकी जगह भाजपा ने ढुल्लू महतो को उतारा था। विधायक रहते ढुल्लू महतो क्षेत्र में सक्रिय रहे, हालांकि विवादित भी रहे और पीएन सिंह के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा था उनको दूर किया, अपने पक्ष में किया और चुनाव जीते। सिंहभूम से जोबा मांझी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं, हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी थी, वो चुनाव जीत गई। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं और 5 पर जेएमएम के विधायक हैं, 1 पर कांग्रेस का विधायक है। जोबा मांझी सबको साधने में सफल रहीं। उनके सामने चुनौती ये थी कि सिंहभूम की सीट हो जनजाति बहुल सीट मानी जाती है। जोबा मांझी संथाल जनजाति से आती हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव जीतने में सफल रहीं, क्योंकि आदिवासी अस्मिता के नाम पर उस क्षेत्र के सारे ट्राइबल्स ने जोबा मांझी पर भरोसा जताया और गीता कोड़ा को कहीं न कहीं उन्होंने माना तो उन्होंने विश्वासघात किया, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। और जेएमएम के दूसरे विधायक हैं नलिन सोरेन, जो झारखंड विधानसभा के सबसे सीनियर विधायक हैं, शिकारीपाड़ा से जेएमएम के टिकट पर जीते हैं, 7 बार से विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के खासम खास माने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको सोरेन परिवार की बागी बड़ी बहू सीता सोरेन के मुकाबले उतारा और नलिन सोरेन की साफ छवि और पार्टी में भरोसा जताने के कारण उनको जीत मिली। सीता सोरेन के बागी होने का उनको नुकसान हुआ। बड़े चेहरे जिनको हार मिली, उनमें सबसे बड़ा चेहरा अर्जुन मुंडा का है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उनका सामना इस बार भी पुराने प्रतिद्वंदी कालीचरण मुंडा से था। 2019 के चुनाव में कालीचरण 1445 वोटों के अंतर से हार गए थे, लेकिन इस बार आदिवासी समाज कालीचरण के साथ था और अर्जुन मुंडा के खिलाफ था। ईसाई मुस्लिम समुदाय भी एकजुट था कालीचरण के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के नेता उम्मीदवार इसको भांप नहीं पाए और 2 उम्मीदवार जिन्होंने दल बदल किया था, उनके सामने अब आगे का करियर जो है बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। पहली है गीता कोड़ा, जो कांग्रेस की सांसद थी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं। चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदला, बीजेपी में आई और गिफ्ट में उनको सिंहभूम की सीट दी गई चुनाव लड़ने के लिए। इस लोकसभा सीट में सभी 6 विधायक इंडिया अलायंस के थे, 5 जेएमएम के और 1 कांग्रेस के सोना राम सिंह को। बीजेपी को आदिवासी वोटों पर भरोसा था, लेकिन आदिवासी वोटरों ने दगा दे दी, विश्वास नहीं जताया, दल बदलू को त्याग दिया और भाजपा के समर्थक भी गीता कोड़ा से कटे कटे ही रहे। नतीजन वे हार गई हैं और अब उनके सामने विधानसभा का चुनाव लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाती है या नहीं, या गीता कोड़ा क्या करेंगी, अब ये आगे देखने की बात है। और सीता सोरेन, जिनका करियर अब संकट में पड़ गया है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से वे 3 बार जामा सीट से विधायक रही थीं। इस बार उन्होंने परिवार से बगावत कर दी, पार्टी से भी बगावत कर दी और भारतीय जनता पार्टी में आ गई। उनको लगा था कि बीजेपी में करियर सेफ रहेगा, लेकिन उल्टा हो गया, चुनाव हार गई हैं और अब अगले चुनाव में जामा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में अगर खड़ी भी होती हैं तो जीत की कोई गारंटी नहीं है। तो सीता सोरेन ने राजनीतिक लाभ के चक्कर में अपना और अपनी बेटियों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगाया था, लेकिन ये दांव फिलहाल सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन राजनीतिक करियर के सामने एक बड़ा संकट, एक बड़ी चुनौती तो
आ ही गई है। दोस्तों, उन सीटों की बात करते हैं जहां बीजेपी सांसदों का टिकट काटा गया। तो हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, धनबाद और दुमका की सीट पर बीजेपी ने सिटिंग सांसदों का टिकट काटा था, लेकिन दोनों ट्राइबल सीटों पर लोहरदगा और दुमका में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए और बाकी हजारीबाग, चतरा और धनबाद में बीजेपी के उम्मीदवार जीते जरूर, लेकिन मार्जिन पिछले चुनाव से घट गया। दोस्तों, भाजपा ने हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, धनबाद, सिंहभूम और दुमका में नए चेहरों को उतारा, लेकिन तीनों ट्राइबल सीटों पर लोहरदगा, सिंहभूम और दुमका में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। हजारीबाग, चतरा और धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कितने नए चेहरों को मौका दिया? तो 7 सीटों रांची, सिंहभूम, जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा, धनबाद और दुमका सीट पर इंडिया अलायंस ने नए उम्मीदवारों को उतारा। इनमें 5 सीटों पर यानी रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा और धनबाद में जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए। दोस्तों, इस चुनाव में 2 केंद्रीय मंत्री चुनाव के मैदान में खड़े थे। खूंटी से अर्जुन मुंडा, जो जनजातीय मामलों के मंत्री थे और केंद्रीय कृषि मंत्री थे, वे चुनाव हार गए, लेकिन कोडरमा से शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी अपनी सीट बचाने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में इस लोकसभा चुनाव में 9 सीटें आई हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 3 सीटें कम है। 2019 में बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, 11 बीजेपी को और 1 उसकी सहयोगी आजसू को। 2014 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती थी, लेकिन 10 साल के बाद झारखंड में बीजेपी के पास 9 सीटें हैं। 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए हैं और ये सभी 5 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व सीटें हैं। दोस्तों, ये हार जो बीजेपी की एसटी सीटों पर हुई है, वो सबसे बड़ी वजह इसमें जो बताई जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास या यूं कहें कि अति आत्मविश्वास कारण रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज़मीन घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा। इंडिया अलायंस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। उनकी पत्नी निकल पड़ी, राजनीति में आ गई और उन्होंने अपने आंसुओं से आदिवासी मतदाताओं का कलेजा पिघला दिया। भाजपा पर आरोप लगाया इंडिया अलायंस ने कि आदिवासी मुख्यमंत्री को साजिश के तहत फंसाया गया है और आदिवासी बहुल इलाकों में हेमंत सोरेन के प्रति लोगों में सहानुभूति जगाने में कल्पना सोरेन और इंडिया अलायंस कामयाब रहा। दूसरी बात यह रही कि आदिवासी भावना को अपने पक्ष में बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही। हालांकि उसने प्रयोग बहुत सारे किए, प्रयास बहुत सारे किए। मोदी और अमित शाह लगातार आदिवासी सीटों पर दौरा करते रहे, सभाएं करते रहे, जनसंपर्क करते रहे, कभी बिरसा मुंडा के बहाने और कभी सिदो कान्हू, चांद भैरव का नाम लेकर आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई और आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत रूप से बीजेपी को सफलता मिलती रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से कनेक्ट कर पाने में विफल रही। इंडिया अलायंस सरना धर्म कोड लागू करने के मुद्दे पर और आरक्षण संविधान बदलने के मुद्दे पर आदिवासियों को एकजुट करने में सफल रहा। तीसरी बात है कि एसटी की रिजर्व सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर दिखाई पड़ी। उसने अपने प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं किया और दूसरी पार्टियों से लाकर प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। सिंहभूम में कांग्रेस छोड़कर आई गीता कोड़ा को और दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा से आई सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया। दुमका में आखिरी समय में सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट काट दिया गया और खूंटी में यह जानते हुए कि पिछला चुनाव अर्जुन मुंडा बहुत कम मार्जिन से जीते थे, उनको दोबारा वहीं से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि अर्जुन मुंडा इस बार जमशेदपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन ये कहा गया कि आप चूँकि आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, तो आपको एसटी रिजर्व सीट से ही लड़ना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि अर्जुन मुंडा 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गए। और भी बहुत सारे फैक्टर रहे, जिसमें भाजपा का बूथ मैनेजमेंट सबसे बड़ा, चुनाव प्रबंधन सबसे बड़ा फैक्टर रहा। पार्टी के बड़े पदाधिकारी और निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच कोई समन्वय नहीं दिखा। बड़े अधिकारी सिर्फ रांची में बैठकर और एकाध दौरे करके सिर्फ कार्यकर्ताओं को निर्देश देते नजर आए,
संयोजक मनमाने तरीके से बहाल किए गए। जमशेदपुर में तो ये स्थिति बनी कि यहाँ जिनको संयोजक बनाया गया था उनको 5 दिन पहले बैठा दिया गया और प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने 5 दिन यहाँ बैठकर कैंप करके कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाया। तब जाकर विद्युत वरण महतो के प्रति जो कार्यकर्ताओं की जो कैडर की नाराज़गी थी उसको दूर किया जा सका। तो बूथ स्तर पर कमेटियां शांत रहीं और भाजपा के बड़े पदाधिकारी इस बात को लेकर बड़े निश्चिंत नजर आए कि मोदी के नाम पर तो वोटर बूथ पहुंच जाएंगे और वोट कर ही देंगे, लेकिन आदिवासी इलाकों में ये काम नहीं कर पाया। और दूसरे दल से जो प्रत्याशी आए और जो भाजपा के सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए, उससे कार्यकर्ताओं का भरोसा पार्टी के प्रति कम हुआ, नाराज़गी दिखी। और कारण ये रहा कि जिन सीटों पर प्रत्याशी बदला गया और जिन सीटों पर बाहर से लाकर प्रत्याशी उतारे गए वे चुनाव हार गए। और जहां तक गैर राष्ट्रीय रिजर्व सीटों की बात है तो भाजपा का वोट परसेंटेज उन सभी जगह पर कम रहा है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बड़े अंतर से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता नेता भले पीठ थपथपा लें कि हम चुनाव जीत गए 9 सीटों पर, लेकिन असलियत यह है कि अगर इंडिया अलायंस ने प्रत्याशी देने में देर न की होती, डिसीजन लेने में गड़बड़ी न की होती और उसके गठबंधन के घटक दलों में आपस में तालमेल होता, सभी मेहनत से काम करते, तो नतीजा थोड़ा और बदल सकता था। क्योंकि रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसी सीटों पर जिस तरह से कमज़ोर प्रत्याशी दिए गए और चुनाव के ठीक पहले इन जगहों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई, जिससे प्रत्याशियों को तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया और एक्सपेरिमेंट किए गए। धनबाद में अनूप सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं। उसी तरह से रांची में यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया जो सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं। तो ऐसे प्रयोगों से भी नुकसान हुआ इंडिया अलायंस को, क्योंकि रांची में कांग्रेस प्रत्याशी की हार का अंतर सिर्फ लगभग 1 लाख है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और JBKSS के देवेंद्र नाथ महतो को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं, जो ये बताता है कि भाजपा के प्रत्याशी पर मतदाताओं ने इस बार कम भरोसा जताया है। और जिस तरह से कांग्रेस ने रामटहल चौधरी को पार्टी में शामिल कराया था और लग रहा था कि उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अंतिम समय में सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया। और जिस तरह से JBKSS के देवेंद्र नाथ महतो को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ 1 लाख वोटों से ही कुछ ज़्यादा से चुनाव जीते हैं, ऐसे में ये लग रहा है कि अगर रामटहल चौधरी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया होता तो रांची सीट पर इस बार परिणाम बदल सकता था। इसी तरह ढुल्लू महतो को लेकर जिस तरह से शुरू में हवा बनी थी और कार्यकर्ता भी थोड़े उनसे नाराज़ चल रहे थे, बीच में राज सिन्हा और भाजपा के 5 मंडल अध्यक्षों को नोटिस भी करवाया गया था कि वे चुनाव में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस ने कोई मजबूत उम्मीदवार दिया होता वहां पर, या फिर जो सरयू राय अपील कर रहे थे इंडिया अलायंस से कि उनको समर्थन दिया जाए, तो अगर सरयू राय वहां पर खड़े होते संयुक्त उम्मीदवार के रूप में विपक्ष की तरफ से, या फिर कांग्रेस ने कोई मजबूत उम्मीदवार दिया होता वहां पर, तो वहां स्थिति बदल सकती थी। लेकिन नाराज़गी का फ़ायदा इंडिया अलायंस उठाने में नाकामयाब रहा। पिछला चुनाव 2019 का चुनाव झारखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से धनबाद में ही बीजेपी ने जीता था। PN सिंह ने करीब 4,86,000 वोटों से चुनाव जीता था और ये अंतर घटकर 3 लाख कुछ हज़ार का रह गया है। तो बड़ी संख्या में वोटर बीजेपी से दूर हुए हैं। तो ये बताता है कि वोटरों का जो रुझान था बीजेपी की तरफ उसमें कमी आई थी और ये ट्रेंड पूरे देश में दिखाई पड़ा है। झारखंड इससे छूता नहीं रहा है, लेकिन यहाँ इंडिया अलायंस की तरफ से ख़ास तौर पर कांग्रेस की तरफ से तैयारी की कमी दिखी, तालमेल की कमी दिखी। क्योंकि कांग्रेस जिन 2 सीटों पर सफल रही है, खूंटी की सीट और लोहरदगा की सीट, इन दोनों पर उसने उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर दी थी और यही उम्मीदवार 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, कम वोटों के अंतर से हारे थे। और इस बार उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की है बल्कि अपनी जीत का अंतर इतना बढ़ाया है कि इसको देखकर विश्लेषक भी आश्चर्य में हैं। लोहरदगा और खूंटी दोनों जगह बड़ा मार्जिन कांग्रेस के उम्मीदवारों ने लिया है, लेकिन जहां डिसीजन लेने में देर की गई वहां स्थिति आप देख लीजिए। गोड्डा में निशिकांत दुबे दावा कर रहे थे कि वे 9 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे, लेकिन हाँफते कांपते 1 लाख वोटों का अंतर जुटा पाए हैं
और वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने पहले वहाँ दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाया, बाद में उनसे टिकट छीन लिया गया, प्रदीप यादव को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। पिछले 3 चुनावों से लगातार हार रहे हैं। 2009, 2014 और 2019 का चुनाव वे झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से हारे, उसके बाद महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हारे। ऐसे उम्मीदवार पर चौथी बार कांग्रेस ने क्या सोचकर दांव खेल दिया, ये समझ से परे की बात है। वहाँ दीपिका पांडे को पहले उम्मीदवार क्यों बनाया गया और जब बनाया गया तो उनसे टिकट क्यों छीना गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोरेन का टिकट छीना और जेएमएम से लाकर उनको टिकट दिया। नतीजा ये हुआ कि सीता सोरेन हार गई। 21,000 वोटों से उनकी हार का अंतर रहा। ये बताता है कि अगर बीजेपी अपने पुराने उम्मीदवार सुनील सोरेन पर टिकी रहती तो ये सीट बीजेपी के पास रह जाती, क्योंकि सीता सोरेन को टिकट दिए जाने और सुनील सोरेन से टिकट छीन लिए जाने का भी एक असर, एक प्रतिक्रिया दुमका में दिखाई दे रही थी। और ख़ास तौर पर सुनील सोरेन और उनके समर्थक और वहाँ लुइस मरांडी, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वे लोग उतने मन से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इम्पोर्टेड उम्मीदवार, थोपा हुआ उम्मीदवार वहाँ भाजपा के समर्थकों को थोड़ा निराश कर रहा था। तो भाजपा के स्तर से भी गलतियाँ हुई हैं और कांग्रेस के स्तर से भी गलतियां हुई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बात की जाए तो जमशेदपुर सीट, जहां इस बार विद्युत वरण महतो के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, भाजपा के कार्यकर्ता भी उतने मन से काम नहीं कर रहे थे, प्रदेश से लेकर जिला और बूथ तक समन्वय का भारी अभाव था। उस पर प्रधानमंत्री की मऊ भंडार की सभा में एचसीसी और आईसीएल का जिक्र नहीं किए जाने को लेकर भी मतदाता नाराज थे। इसका असर घाटशिला में दिखा है, जहां 1000 से कम वोटों का लीड विद्युत वरण महतो को मिला है, बाकी हर जगह उन्होंने लीड ली है। लेकिन इस फेवरेबल परिस्थिति के बाद भी जेएमएम एक्सपेरिमेंट करता रहा। एक के बाद एक उम्मीदवारों के नाम सामने आते रहे। कभी सविता महतो जो विधायक हैं ईचागढ़ की, उनकी बेटी का नाम आया, स्नेहा महतो का, कभी आस्तिक महतो का नाम चला, फिर कभी हवा उड़ाई गई कि कुणाल सारंगी को भाजपा से लाकर टिकट दिया जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें होती रहीं और आखिरकार जब समीर महंती को टिकट दिया गया, उसी समय ये साफ हो गया था कि विद्युत महतो इस बार भी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। हालांकि 5 लाख का दावा किया जा रहा था, लेकिन ये अंतर 3 लाख से कम रह गया। लेकिन फिर भी अगर समीर महंती से बेहतर उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा देता और समय रहते देता तो यहाँ भी मुकाबला बढ़िया हो सकता था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की तरफ से रांची और धनबाद में जो गलती उसने गोड्डा में की, वही गलती जेएमएम ने जमशेदपुर में की। तो कुल मिलाकर देखें तो मतदाता बीजेपी से झारखंड में थोड़ा दूर होते दिखाई दे रहे हैं। आदिवासी वोटरों ने तो बीजेपी के खिलाफ मतदान करके इंडिया अलायंस को जीत दिला दी, लेकिन इंडिया अलायंस के जो रणनीतिकार थे, जो बड़े नेता थे, जो तथाकथित सूरमा थे, उन्होंने भी पब्लिक का मूड भांपने में गलती कर दी, या उनको ये लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई हवा चल रही है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर पूरे 14 लोकसभा सीटों पर पड़ रहा है और जिसको खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। वरना कोई कारण नहीं था कि रांची जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर सुबोधकांत सहाय की नौसिखिया बेटी को टिकट दे दिया गया। जनता के मूड का अंदाज़ा ये लगाइए कि वो सिर्फ 1 लाख वोटों से चुनाव हारी हैं। अगर कोई अच्छा बेहतर उम्मीदवार होता, अगर रामटहल चौधरी होते या अगर सुबोधकांत सहाय खुद होते तो स्थिति बदल सकती थी। लेकिन मेरा मानना था कि रामटहल चौधरी बेहतर उम्मीदवार होते, क्योंकि सुबोधकांत सहाय के साथ एक टैग लगा हुआ है, लोग उनको सुबोध खान के नाम से जानते हैं। इसके चलते भी उनको हिंदू इलाकों में जो चाहते भी हैं कि कांग्रेस को वोट दें, वैसे मतदाता भी लास्ट में बिदक जाते हैं, क्योंकि हिंदू इलाकों में भी उनके पोलिंग एजेंट मुस्लिम समुदाय के लोगों को बैठा दिया जाता है, या फिर जब जहां भी वो जाते हैं उनके साथ 2-3 ऐसे लोग रहते हैं जिनकी वेशभूषा से ही हिंदू मतदाता थोड़े बिदक जाते हैं। रामटहल चौधरी बहुत मुफीद होते और अगर वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ते तो रांची में जो करीब 4 लाख 4.5 लाख कुर्मी वोट हैं, उनका भी एक बड़ा हिस्सा रामटहल चौधरी को मिल सकता था। यही हाल धनबाद में किया। नौसिखिया उम्मीदवार सिर्फ मूंछ की लड़ाई में अनूप सिंह की पत्नी टिकट ले गई। उनसे बेहतर उम्मीदवार उनके भाई होते कुमार गौरव
ददाई दुबे को उम्र का हवाला देकर टिकट काटा गया और यही बात सुबोध कांत सहाय के लिए कही गई। तो बेगर्स नो चूजर वाली कहावत तो हमने सुनी थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस जिसके पास लोकसभा में 53 सीटें थी वो भी उम्र का हवाला देकर मुकाबला करने वाले कैंडिडेटों को किनारे लगा रही थी और नौसिखिया उम्मीदवारों को मौका दे रही थी। तो इससे हास्यास्पद बात मुझे तो इस चुनाव में कहीं झारखंड में दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सबक है कि अगर आप जनता से कट जाएंगे, कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करेंगे और सिर्फ मुख्यालय में बैठकर आदेश चलाएंगे, सोशल मीडिया पर टास्क देंगे और सिर्फ टास्क को सोशल मीडिया पर ही अपलोड करेंगे, तो धीरे धीरे जनता से कटते चले जाएंगे। और इम्पोर्टेड उम्मीदवार हमेशा काम नहीं करते, आपका कार्यकर्ता ही काम करता है। तो बीजेपी के कर्णधारों को जितना जल्दी हो सके सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि 5 महीने बाद जब वे विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदली हुई नहीं होंगी। राज्य में अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार है, तो प्लेइंग फील्ड आपके लिए टफ होने वाला है। ऊपर से आदिवासी इलाकों में जो सेंटिमेंट आपके खिलाफ है वो पिछले विधानसभा चुनाव से जारी है। 28 विधानसभा की एसटी रिजर्व सीटों में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी पिछले बार जीत पाई थी और इस बार भी हालात बहुत मुख्तलिफ नहीं होने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जितना जल्दी हो सके सीख लेनी चाहिए। अर्जुन मुंडा फिलहाल चुनाव हार गए हैं, अब उनका क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल हो गया है। क्या बीजेपी उनको केंद्र की राजनीति में रखेगी, या बाबूलाल मरांडी जिस तरह से आदिवासी पॉलिटिक्स में विफल हुए हैं, क्या अर्जुन मुंडा की राज्य में वापसी होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। 3 बार अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको बड़ा क्राइसिस मैनेजर माना जाता है और गठबंधन के सहयोगियों को साध कर सरकार चलाने की कला उन्होंने दिखाई है। तो क्या एक बार फिर अर्जुन मुंडा की वापसी होगी, क्योंकि फ़िलहाल झारखंड भाजपा में कोई बड़ा नेता नहीं है। बाबूलाल मरांडी 14 साल के बाद बीजेपी में वापस आए थे। इन 14 सालों में उन्होंने भाजपा को क्या क्या नहीं कहा ये सभी को मालूम है। उन्होंने तो बाकायदा श्राद्ध व्राद्ध करके बीजेपी से मुक्ति पाई थी, लेकिन दोबारा आ गए हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रहे हैं और बाबूलाल मरांडी भी जिस तरह से झारखंड विकास मोर्चा में सहयोगी रहे, अपने नेताओं को भाजपा में आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर भी एक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। झारखंड भाजपा में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, 5 साल सरकार उन्होंने चलाई, वो भी अब उड़ीसा के राज्यपाल बन चुके हैं, सक्रिय राजनीति में नहीं है। तो झारखंड की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में जो एक शून्यता, एक वैक्यूम, एक खालीपन दिखाई दे रहा है, तो क्या उसको भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अर्जुन मुंडा को झारखंड भेजेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि 5 महीने बचे हैं चुनाव में और जिस तरह से संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और 2 प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा जिस तरह से संगठन को चला रहे हैं, हाँक रहे हैं, अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना तो दूर 25 सीटें भी ले आए तो बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है और इंडिया अलायंस ने कहाँ गलतियाँ की हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अगर कम हुआ है तो उसका कारण क्या है? इन सब पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।